सिर्फ डरा धमका के चुप बैठेगा ये कबीर? राजा को समझा बुझा के हटवा नहीं सकते बेगम जान को यहां से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे लगता है 100 बरस बाद जब बच्चे इतिहास के पन्नों पर पार्टीशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बेगम जान या मेरे तेरे किस्से होंगे? इतिहास में मोहरों की बात कौन करता है? बात होती है तो बादशाहों की बात होती है, लेकिन मैं 100 साल बाद की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं, अभी की। इलियास मियां का दिल तड़प उठा है। हाँ, इलियास मियां का दिल तड़प उठा है रंडियों के लिए, यही कहना चाहते हो ना? अरे इलियास, ये बेगम जान का कोठा उखड़वाने के लिए हमें न स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी न दंगे करवाने की। कम से कम इन 2 इलाकों में यूं समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहें, इसलिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। समझ लो कि आज ईद है, बकरीद। साले नामर्दों की फौज, बेजुबान जानवरों, कायर साले, उनकी चमड़ी उधेड़ के चाबुक बना के उन्हीं को मारूंगी। जुबान दीजिए आप, छोड़ेंगे नहीं सालों को। अपने हाथों से बचपन से बारिश में ठंड में बदन पोंछ के दूध तक। क्या हो गया गले में तुम्हारे? शेखों का बाल अटक गया है गले में। कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा। नहीं है, उतरता ही नहीं गले से। छोड़ चले लखनऊ नगरी, मत पूछो अदम पे क्या गुजरी। बेगम, हमें लगता है कि तुम लोगों को भी यहां से जाना होगा। क्या? वक्त बदल रहा है। हाँ, हम गए थे दिल्ली, सब कुछ बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी समझ से तो बाहर है। जूनागढ़ के राजा भी आए थे दिल्ली। कश्मीर और हैदराबाद से कहा गया है कि वो जिस तरफ रहना चाहते हैं फैसला कर लें। तो मतलब उससे क्या, राजा तो राजा ही रहेंगे ना, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या फिर वो क्या नाम, पाकिस्तान के। बेगम जान, राजा अब राजा नहीं रहे, अब प्रजा राज करेगी। दिल्ली और कराची का एक ही मंसूबा है, कुछ सालों बाद सारे रजवाड़े और जमींदारी सरकार की होगी। और आप लोग? शतरंज के मोहरे बन के रह जाएंगे। राज खजाने का हाल तो तुम्हें मालूम ही है, लोग छंटते जा रहे हैं, चीजें बिकती जा रही हैं, ऊपर से ढेर सारे मुकदमे। तो आप? बेगम, सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ। अब तुम लोगों को बचाना मेरे बस में नहीं है। अब तो सब कुछ आपके बस के बाहर है। आज सास छेड़ा भी तो आपसे कुछ नहीं होगा। बेगम। सलीम! जी बेगम जान। सलीम, राजा साहब बहुत थक गए हैं, उन्हें कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है और बहुत जल्द निकल जाएंगे, सारा इंतजाम कर देना। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। अब जो भी हो, भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी।
अपने महल में। कमाल की हद। पुरानी दिल्ली का दिल, यह है नेताजी की हवेली जिसका दिल अभी धड़कता है हमारी सांसों के साथ। और ये उन आखिरी हवेलियों में से एक है जिसके परिवार ने उसको आज तक नहीं छोड़ा। गाइस, वेलकम टू माय होम। ओके गाइस, ये छोटी सिस्टर रेनू, इंडिया की राइजिंग फ्यूचर स्टार। अच्छा, राइजिंग फ्यूचर सुपरस्टार। ओके, वो बट मोर इंपॉर्टेंटली, आप ये दीवारें देख रहे हैं? इनकी ब्रिक्स 1858 में डाली गई थी, मगर अभी भी इसकी हर ईंट में एक जवानी है। हर पत्थर में हर पत्थर में एक कहानी है। Can you hear it? Yeah. Come on. Okay guys, अब सब मेरे पीछे आओ एंड आराम से चलिएगा। Somebody better ask a question। और ये रेलिंग्स एकदम सॉलिड है, कार्व्ड है, और आराम से आइए one by one। This is the first floor, और फर्स्ट फ्लोर पे जितनी भी चीजें रखी हैं वो सारी की सारी एंटीक हैं। और ये पीछे जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ये मेरे दादाजी की फेवरेट हुआ करती थी, बिकॉज ये 1857 के टाइम से जब वॉर हुई थी, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे। क्या? हर लेवल पे रेवोल्यूशन हुआ था। मैंने और अपनी ये किताब मिस्टर लिखनी मंगल आई। पांडे ने स्टार्ट किया था। तेरी तरह आशिकी करने नहीं। एग्जैक्टली चलो। दैट्स इट। सो इसके टाइम से लेकर आज तक। ओके, सो एज प्रॉमिस फ्रेंड्स, ये टूर एक पारंपरिक ट्रेडिशनल माथुर परिवार भोजन से एंड होना था। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द शेफ एंड माय मॉम, मिसेस कमला माथुर। कम ऑन गाइस। सो ये हमारे घर की स्पेशल पुदीने की चटनी है, मिंट चटनी। इसमें कोरिएंडर लीव्स भी हैं, गार्लिक भी है, जिंजर भी है, थोड़ी He is मीठी है, hot. थोड़ी तीखी है। इसका खाने का एक तरीका होता है। I'll tell you how to eat it. So basically you have to dip it into the chutney. He's not. He is hot. Add some crispy onion. And then He's Yum, hot. yum. He's hot. मैं आपकी कुछ मदद करूं? Hot. गरम है बहुत। ओके, पानी पीजिए। वाई नेताजी की हवेली? कोई महान नेता थे आपकी फैमिली में? इस So- घर का नाम पहले माथुर निवासी था, Yes. पर जब से नेताजी यहाँ रहने आए तब से यही हो गया। नेताजी? हाँ, वो क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1934 16 दिसंबर की रात थी। शक्करकंदी की महक और आजादी का धुआं मोहल्ले की हवा में इतर की तरह उड़ रहा था। नेताजी को अफगानिस्तान जाना था। दुश्मन की नजरों से एक रात के लिए खुद को बचाना था। और तभी बाबूराम ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी। नहीं, वो अपनी मखमली दूध वाली फिरनी नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके आए। भैया पूरी। तब से माथुर निवास बन गया नेताजी की हवेली। Are you some kind of a history buff? भैया पीएचडी है। वैसे हिस्ट्री में ना 2 ही सालों में असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर बन गए थे। लेकिन क्या है ना, हमारे भैया को सैलरी से ज्यादा पुराने खंडरों से प्यार था। माँ, वो भैया क्या कहता था? लाल किले की दीवारों से इतिहास की खुशबू आती है। पगला कहीं का। अब देखिए, आदमी की चॉइसेस ही आदमी को बनाती हैं। क्यों मिसेस माथुर? पापा यही कहते थे ना। और अगर मैं ये चूज नहीं करता तो आप लोगों से कैसे मिलता? बोला था ना, हॉट है। नेताजी की हवेली से कैसे मिलते? अगर केस के दौरान मुझे पता चला कि आप सचमुच गिल्टी हैं,
या आपने मुझसे कभी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं ये केस उसी वक्त बीच में ही छोड़ दूंगी। दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। मिस्टर सक्सेना ने अपना केस तुम्हें लड़ने को कहा है ना मिस्टर कि... सिंघल प्लीज, मुझे मंजूर है। मैं ना कभी आपसे झूठ बोलूंगा ना ही कभी कुछ छुपाऊंगा। मुझे आपकी अपॉइंटमेंट डायरीज, पिछली बैंक स्टेटमेंट्स, पब्लिक मीटिंग के डिटेल्स, ये सब चाहिए। मिल जाएंगे। एक और बात, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मैं चाहती हूं कि आप किसी भी पब्लिक मीटिंग पर ना जाएं, ना ही आप किसी भी पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिखें और ना ही आपकी कोई भी तस्वीर कहीं भी छपे। जज और पब्लिक दोनों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उनके सामने आपको अपनी चाल, अपनी बातचीत, अपने रवैये से हमेशा यही दिखाना होगा कि अपनी पत्नी के मर्डर के बाद आप बिल्कुल टूट गए हैं। मैं टूटा हुआ हूं मिस भार्गव। एक बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूं मिस्टर सिंघल कि आप या आपकी कंपनी का कोई भी वकील मुझे अपनी मदद के लिए नहीं चाहिए। मैं ये केस अकेले लड़ूंगी और जो भी मदद करनी होगी अमित करेगा। मैं इस केस को एक आम केस की शक्ल देना चाहती हूं। ओके, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मिस्टर लोखंडे, मैंने आपकी सलाह मान ली है। शेखर सक्सेना का केस मैंने अपने हाथ में ले लिया है। चलो, अच्छा है। केस में कुछ रस तो आया। कहिए मैडम, मैं आपके किस काम आ सकता हूं? काम तो आप किसी के क्या आएंगे मिस्टर लोखंडे। मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आपने जो अजीत के साथ किया था वो गंदी नाली का कीड़ा था वो अजीत। अच्छा हुआ साले ने खुदकुशी कर ली, वरना जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता हुआ रह जाता। पर हां, आपका ये जो नया क्लाइंट है ना, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, समझदार है। समझाइए उसे कि हमसे पंगा ना ले, सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर ले। हो सकता है कि कानून थोड़ी बहुत रियायत उसके साथ कर दे। कानून के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं लोखंडे। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुमने जानबूझकर ऐसा कोई सबूत छुपाने की कोशिश की जिससे शेखर सक्सेना बेगुनाह साबित हो सकता है तो अंडर सेक्शन 3। बस 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 बस, ये सेक्शन वैक्शन हमें ना बताइएगा मैडम। दो चीजें मुझे मुंह जुबानी याद है, एक हनुमान चालीसा और दूसरी कानून की किताब। कौन सी धारा का इस्तेमाल कब करना है ये मुझे अच्छे तरीके से आता है। तुम्हें कानून की धाराओं के साथ खेलने का बहुत शौक है ना लोखंडे? खेल लो। तुम्हें उसके खिलाफ जितनी बड़ी चार्जशीट तैयार करनी है कर लो, पर अगर शेखर सक्सेना बेगुनाह है तो मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने भरी अदालत में बरी करा के ले जाऊंगी। एंड दैट इज अ चैलेंज। हाय। हाय, नाम क्या है तुम्हारा? बिरेन। मेरा नाम आकाश है। मालूम है मुझे। तुम्हारे स्केचेस देख रहा हूं, बहुत खूबसूरत है।
वो तुम्हें बुला रही है। कौन बुला रही है? वो कह रही थी वो डॉक्टर थी यहाँ। कौन डॉक्टर? वही जिसकी तस्वीर कॉरिडोर के एंड में लगी है, जिसने सांता क्लॉज का गाउन पहना है। वो तुम्हें बुला रही है आकाश अंकल। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं यहाँ एम्बुलेंस से आ रहा था, वो मेरे सपनों में आई थी। अंकल, वो मर चुकी है ना? तुम उसे सिर्फ सपनों में मिले हो बिरेन? शायद, पर वो आपको बुला रही है अंकल। कहाँ बुला रही है? अच्छा, ये बताओ, हम लोग पहले कहीं मिले? मुझे पता नहीं। तो फिर तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसने मुझे तुम्हारा चेहरा बताया था। कहाँ? कहाँ बताया था मेरा चेहरा? किसी तस्वीर में? मेरे मन में। अच्छा, मुझे बताओ कहाँ मिलेगी वो? तुम जानते हो? हाँ। वहां कैसे जाऊंगा मैं? वहां कैसे जाया जाता है? पता नहीं। सिस्टर। यस डॉक्टर। वो 302 में जो लड़का एडमिट हुआ है। 302 में बीरेन? हाँ, क्या वो मेरी वाइफ को जानता है? आई डोंट थिंक सो डॉक्टर। मैं चेक करती हूँ, 1 मिनट। नो डॉक्टर, ये लड़का तो पहली बार हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और वो भी कुछ 2 हफ्ते पहले। तो फिर आपके वाइफ को जानने का सवाल ही नहीं उठता। Are you sure? Of course, डॉक्टर। नकुल माया का सबसे लाडला पेशेंट था। उसका फिर से जिंदा होना और कहना कि वो माया से मिलकर आया है। चॉकलेट लोगे अपनी कॉफी में? नो। नकुल का कहना है कि माया एक ऐसी जगह पर है जहां बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारा पानी है, और बिरेन का कहना है कि माया मुझे वहां बुला रही है। ज्यादा शक्कर डाल दी ना मैंने? मेरी बात सुनती क्यों नहीं तुम? ये चॉकलेट कॉफी का क्या चक्कर लगा रखा है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और मैं तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों से हटाना चाहती हूँ जो सच नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि ये सब बातें सच नहीं है? क्योंकि 4 साल पहले विनोद के गुजर जाने पे जब मैं उसको जगह जगह ढूंढती थी, तुम्ही ने मेरी मदद की थी ना। जब मैं कहती थी वो जिंदा है, वो वापस आएगा, तुम ही कहते थे ना ये बात सच नहीं है। कहते थे या नहीं? लेकिन तानिया, तुम्हारी... लेकिन क्या तुम भूल गए कितनी बार तुम और माया मुझे उस एक्सीडेंट वाली जगह से वापस लेकर आए जहां मैं विनोद का इंतजार करती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो जिंदा है और वो वापस आएगा। मैंने अपनी जिंदगी के 1.5 साल जाया किए हैं इस बात को समझने के लिए कि एक बार कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपनी जिंदगी के इतने दिन जाया करो। गेट रियल लकी। तानिया, जो कुछ भी मैंने बताया, इट्स ऑल रियल। आकाश, तुम डॉक्टरों की इन सब चीजों पे कैसे विश्वास कर सकते हो? क्या एक्सप्लेनेशन इन सब का साइंटिफिकली? तुम इन सब चीजों के बारे में इतना सोचोगे तो तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो जाएगी। बस उन सब चीजों से दूर रहो जो तुम्हें माया के बारे में याद दिलाती है।